हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो है भारत श्रीलंका संबंध। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी वीडियोस आएंगे। चलिए बात करें भारत श्रीलंका संबंध पर। तो जैसा कि हम लोग भौगोलिक स्थिति से जानते हैं कि श्रीलंका जो है वो भारत के दक्षिणी छोर पर है, ठीक है। और एक ये आइलैंड कंट्री हम लोग कह सकते हैं, एक ये आइलैंड कंट्री है जो कि आपका इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल इससे कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात। और मेनली जो भारत और श्रीलंका का संबंध है ये तमिलनाडु और जो तमिल्स हैं उन्हीं की वजह से थोड़े बहुत ख़राब है। वैसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पहले भूमिका देखने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया लिखते रहें और 2 से 3 बार वीडियोस देखिएगा तो आपको पूरे नोट्स जो है वो याद हो जाएगा। कम से कम एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपके पास 3-4 पेज का तो मटेरियल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को, ठीक है। वो वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। किसी टीचर का सपोर्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग भूमिका की बात करें, मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि क्या कहते हैं किसी को लिखने में या समझने में या फिर सुनते भी रहेंगे तो उनको याद हो जाएगा दिमाग में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। भारत और श्रीलंका का संबंध काफ़ी ऐतिहासिक है। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलंबी हैं। यहाँ कुछ भारतीय हैं जो तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उद्योग, शिक्षा, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में आपस में आदान प्रदान चलता है। सम्राट अशोक के समय श्रीलंका और भारत के साथ काफ़ी मधुर संबंध था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, जिसका परिणाम यह है कि वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैं 2 मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये राम सेतु बोला जाता है इसको, ठीक है। इधर गल्फ ऑफ मन्नार है और ये आपका पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है। पाल्क स्ट्रेट है। ये दोनों जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये जो एरिया है आपका जाफना का, जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में, तो हम लोगों ने उसमें इस फोटो की बात की थी कि ये जो आपका जाफना का इलाका है, जाफना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका इंडिया है, ये आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से सटा हुआ ये जो जाफना का इलाका है, ये वाला इलाका, इसमें पूरे के पूरे आपके तमिल्स रहते हैं, ठीक है। इधर साइड त्रिकोणामल्ले, बटिका लोये, ये सब एरिया में जो है वो तमिल्स रहते हैं और मैक्सिमम जो है वो सिंहली इधर साइड में रहते हैं, ठीक है। ये आपका श्री जयवर्धने कोट्टे जो है वो आपका कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका है। ये आपका इंडियन ओशियन इधर साइड, ठीक है। तो मेनली जो श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद है वो आपका तमिल्स को लेके है, तमिल्स को लेके है, क्योंकि श्रीलंका को लगता है कि उनके यहाँ जो कास्ट पॉलिटिक्स है जो कि आपका सिंहली और तमिल्स के बीच में है, ये आपका भारत के द्वारा उत्पन्न करवाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका बहुत समय तक विदेशियों के चंगुल में रहा। इस पर पुर्तगाली, डच, बाद में अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। आगे चलकर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ
वहाँ पर सिंहली भाषा भाषी बहुमत में है तथा तमिल भाषा भाषी लोग अल्पमत में हैं। हिंद महासागर में से गुजरने वाले सभी जल मार्गों का यह केंद्र है। इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका संबंध देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका एक लंबे समय तक दासता की जंजीरों में बंधे रहने के कारण दोनों ही देश लगभग साथ में स्वतंत्र हुए। ठीक है, एक का है 1947, एक का है 1948। ठीक है, और मेनली जो ये तमिल्स लोग हैं, ये आपका ब्रिटिशर्स के समय ही टी और रबड़ की खेती करने के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका में बसाए गए थे। ठीक है, तो इनका जो है सो खून का रिश्ता हो जाता है भारत के साथ। श्रीलंका अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमेशा भारत से प्रेरणा लेता रहा। भारत की तरह श्रीलंका भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिवाद, गुटनिरपेक्षता, सह अस्तित्व और दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की नीति को अपनाया है। वह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य बना है। राष्ट्रमंडल मतलब जान ही रहे हैं, जो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है, वो सब एक संगठन में रहते हैं जिसको कॉमन वेल्थ बोला जाता है। भारत और श्रीलंका के संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। बहुत मेहनत करके मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे। भारतीय प्रवासियों की समस्या। पहला, भारत श्रीलंका संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का पहला विषय भारतीय प्रवासी है। भारत में तमिलनाडु से लगभग 10 लाख भारतीय चाय और रबड़ की खेती के लिए श्रमिक के रूप में श्रीलंका गए थे। 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, उसके पहले वहां अंग्रेजों का राज्य था, जिसमें भारतीयों को अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त थे। लेकिन श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में एक अधिनियम बनाकर भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अब जो है सो भारतीय लोगों को वंचित कर दिया गया, क्योंकि मेजॉरिटी, जहाँ जो मेजॉरिटी रहेगी उसी का सुप्रीम चलेगा। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे। और 1939 है ये। ठीक है, 1939 से लगातार श्रीलंका में ही निवास कर रहे थे। यह अधिनियम बनाकर भारतीय नागरिकता पर रोक लगा दी गई। इसके पीछे मुख्य कारण थे, रोक लगाने के पीछे भी कारण था श्रीलंका सरकार का। पहला आपका कि भारतीय प्रवासी की आबादी बढ़ना। दूसरा, प्रवासी भारतीय अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेज देते थे। भारतीय प्रवासी भारत को ही अपना देश मानते थे, श्रीलंका को नहीं। जैसे आज भी होता है, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देते हैं इंडिया से। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत है। आपका नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रवासी चुनाव को प्रभावित करते थे। नेक्स्ट, नेहरू कोटेवाला समझौता 1954। ठीक है, नेहरू कोटेवाला समझौता 1944। प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का व्यवहार हमेशा आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण रहा। वहाँ की सरकार चाय बागान और विदेशी व्यापार को राष्ट्रीयकरण करने की नीति प्रकट की, जिसके कारण भारतीय प्रवासी को गहरा धक्का लगा। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका से वार्ता प्रारंभ की। जनवरी 1954 में पंडित नेहरू और श्रीलंका के जॉन कोटेवाला के साथ एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू कोटेवाला समझौता कहते हैं। इस समझौते में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया। पहला है कि श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय लोगों के नाम रजिस्टर्ड करेगी जो वहां स्थायी रूप से ठहरने के इच्छुक है। दूसरा है, जो भारतीय श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते हैं उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। तीसरा है, भारत से श्रीलंका को अवैध प्रवास शांतिपूर्वक रोके जाएंगे।
ठीक है। चौथा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों से जो आवेदन पड़े हैं, पत्र पड़े हैं, उनका निर्णय सरकार जल्द करेगी। नेक्स्ट है आपका भारतीयों के लिए एक अलग चुनाव रजिस्टर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जिन भारतीयों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जाएगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते का ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं किया, जिसके कारण श्रीलंका में भारतीय प्रवासी की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके उत्तर में भारत सरकार ने भी 1 जुलाई 1954 से श्रीलंका से भारत आने के लिए वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक कर दिया। इसके पूर्व वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। बहुत आसान भाषा में मैं नोट्स बनाता हूँ ताकि हर बच्चा जो है वो समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करो और मुझे भी सपोर्ट करो। मेरे को स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है शास्त्री भंडार नायक समझौता 1964। श्रीलंका के नीति के कारण बड़ी संख्या में राज्य विहीन सदस्यों की संख्या उत्पन्न हो गई। 1956 में भाषा विवाद उठा। श्री भंडारनायक के प्रधानमंत्रित्व में भारत और श्रीलंका के संबंधों में सुधार हुआ, क्योंकि भंडारनायक नेहरू के मित्र और प्रशंसक थे। उनकी हत्या के बाद श्रीमती भंडारनायक के 1960 से 67 के कार्यकाल में भी भारत और श्रीलंका का संबंध मधुर रहा। इसी कारण अक्टूबर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती भंडारनायक के बीच समझौता हुआ, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया। ठीक है, इतना डिटेल में नोट्स कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कृपया इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए। पहला, श्रीलंका में रह रहे वे सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, वह भारत या श्रीलंका किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीलंका में लगभग 9,75,000 व्यक्ति राष्ट्रीयता विहीन थे। समझौते के अनुसार 5,15,000 व्यक्तियों को भारत का और शेष व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की गई। तीसरा है 15 वर्षों में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चौथा है भारत आने वाले प्रवासियों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो किसी भी अन्य विदेशी को प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी। पांचवा है भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को भारत ले जा सकेंगे, लेकिन उसकी सीमा 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 1974 में जब श्रीमती भंडारनायके भारत आए तो 1.5 लाख भारतीय जो राष्ट्रीयता विहीन थे उनको एक समझौते के अनुसार 75,000 भारत और 75,000 श्रीलंका के राष्ट्रीयता प्रदान करने का समझौता किया गया। इस समझौते के बावजूद भी श्रीलंका में भारतीय प्रवासी की समस्या बनी हुई है, जो मूल रूप से वहां तमिल कहे जाते हैं। इनकी अधिकांश जनसंख्या उत्तरी श्रीलंका या जाफना के पास है। जैसा कि मैंने बताया, अभी मैप में आपको जाफना भी मैंने दिखाया, जो कि आपका भारत से जो है वो सटा हुआ है, तमिलनाडु राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, यह तमिल अलग राज्य और राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कच्छ द्वीप टापू का मसला। एक कच्छ द्वीप का टापू था, उसका एक मसला हुआ था भारत श्रीलंका संबंधों में। तो लक्षद्वीप भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एकड़ का एक छोटा सा टापू है। सॉरी, लक्षद्वीप नहीं होगा, ये कच्छ द्वीप है, कच्छ द्वीप, जिसमें नागफनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं उगता। यहाँ आबादी नहीं के बराबर है, लेकिन इसके आसपास मल्लाह मछली जरूर पकड़ते हैं। दोनों देशों में इस टापू को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस टापू के आसपास तेल के काफ़ी भंडार हैं। ठीक है, भंडार है, तेल के भंडार बोल दिया तो इसलिए विवाद हो गया।
जून 1974 ईस्वी को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्छ द्वीप टापू पर भारत ने श्रीलंका का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों देशों का यह विवाद समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जनता सरकार भारत श्रीलंका संबंध। जनता सरकार में देखते हैं भारत श्रीलंका संबंध हमारा कैसा रहा। तो जनता सरकार ने श्रीलंका से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में श्रीलंका के विदेश मंत्री हामिद अप्रैल 1978 में और अक्टूबर 1978 में जयवर्धने ने स्वयं भारत की यात्रा की। दोनों देशों में आर्थिक सहयोग हुआ और प्रवासी भारतीयों की समस्या को शीघ्र सुलझाने के लिए आश्वासन दिया गया। फरवरी 1978 में मोरारजी देसाई ने स्वयं श्रीलंका की यात्रा की और प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। मोरारजी देसाई की यात्रा से दोनों देशों में मधुर संबंध का संचार हुआ, लेकिन तमिल समस्या पर कटुता ज्यों की त्यों बनी रही। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तमिल समस्या तथा भारत श्रीलंका संबंध। श्रीलंका की लगभग 1.5 करोड़ आबादी में 74% सिंहली, 13% श्रीलंका के तमिल और 6% भारत मूल्य तमिल और शेष अन्य लोग हैं। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना में रहते हैं। वह लोग धर्म से हिंदू कहलाते हैं और सिंहली बौद्ध। अनेक कारणों से श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही है। जयवर्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध और भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और निर्दोष तमिलों को गोली का शिकार बनाया गया तथा नरसंहार किया गया। 1977 के बाद बड़े 4 दंगे हुए जिसमें तमिलों की सामूहिक रूप से हत्या की गई। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। सिंहली राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, सिंहली राष्ट्रीय भाषा है और शासन सत्ता पर सिंहली का एकाधिकार रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपका वहाँ पर सिंहली है। ठीक है, तमिलों को निम्नलिखित शिकायतें हैं। सरकारी नौकरियों, स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के समय भेदभाव किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। तमिल क्षेत्र में सिंहली किसान को जानकर बसाया जाता है। तमिल संगठन को सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तमिल जो संगठन है उनको सरकार जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। उग्रवादियों का सफाया करने के बहाने जयवर्धने की सरकार तमिलों पर अत्याचार कर रही है। तमिलों को भारत जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मेनली भारत श्रीलंका संबंध में कटुता जो है एक कच्छ द्वीप वाला हुआ। उसके बाद जो तमिल वाला चल रहा है वो वाला क्या कहते हैं चलता ही रहता है। तमिलों को नागरिकता नहीं दी जा रही है। श्रीलंका के तमिल समुदाय ने तुल्फ नामक राजनीतिक संगठन बनाया है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये जो आपका तुल्फ जो संगठन है, कृपया कमेंट बॉक्स में हमको क्या कहते हैं इसका बताइएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, तुल्फ। ठीक है, वैसे मैं बता भी देता हूँ तुल्फ। ठीक है, तुल्फ का आपका है तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, तुल्फ नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाया है। ये आपका तमिलों का राजनीतिक संगठन है तुल्फ, दिमाग में रखिएगा। तमिलों के कुछ उग्रवादी लोग एक लिट्टे संगठन बनाया है। ठीक है, ये लिट्टे संगठन, इसका लिट्टे का फुल फॉर्म हमको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सब लोग। जो एक पृथक राज्य की मांग करता है। दूसरी ओर तुल्फ स्वायत्तता की मांग करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट देखें
तो उसमें आपका दो तरीके का था, एक आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज था, एक आपका मॉडरेट फेज था। ठीक है, तो मॉडरेट जो थे वो सिर्फ स्वायत्तता चाहते थे कि किसी तरीके से शासन सत्ता ये हो जाए, और ये जो है एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे हर चीज़ से। ठीक है, तो उसी तरीके से एक आपका तमिलों का जो है एक आपका राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है तुल्फ, और एक आपका उग्रवादी संगठन है जिसका नाम है आपका लिट्टे। ठीक है, लिट्टे ये जो है सो पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, अलग राज्य ही चाहता है, अलग मतलब हमको अलग कर दो, हम क्या कहते हैं अलग राष्ट्रीयता अपना ये करेंगे। और ये जो है सो राजनीतिक स्वायत्तता चाहता है, स्वायत्तता की मांग करता है। तुल्फ तमिलों के लिए स्वतंत्र देश की नागरिकताओं की तरह सम्मानित जीवन प्राप्त करवाना चाहता है। यही संस्थागत तमिल आंदोलन की मूल धारणा है। ठीक है, श्रीलंका की घटनाओं से भारत को के चिंतित होने के कारण आजकल श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध जो घटनाएं घट रही हैं उससे भारत की चिंता बढ़ गई है, जिसके कारणों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, श्रीलंका तमिलों पर अत्याचार करता है जो भारत के तमिल समुदाय को उत्तेजित करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कैसे भारत में भड़काऊ भाषण दिया जाता है, अगर मुस्लिम्स के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान उधर क्या कहते हैं ये करता है। ठीक है, कि ये हो गया, तो उसी तरीके से श्रीलंका भी कनेक्टेड है। श्रीलंका में तमिल्स को अगर कुछ होता है तो तमिलनाडु के जो तमिल्स हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, सिंहली तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से अपंग बनाना चाहते हैं। नरसंहार से बचने के लिए लाखों शरणार्थी भारत में आकर शरण लेते हैं। वहाँ की सरकार तमिल समस्या को पंजाब या कश्मीरी समस्याओं से जोड़ने का प्रयास करती है। श्रीलंका की सरकार तमिल उग्रवादी को सबक सिखाने के लिए विदेशियों की सहायता लेती है। श्रीलंका की सरकार भारत को डराने के लिए अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों के साथ साठगांठ करती है। ठीक है, अभी आपका चाइना के साथ जो है वो आपका श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, पोर्ट जो है उसको क्या कहते हैं लीज पर दिया, और यहाँ पर जो है सो चाइना अपना सैनिक अड्डा भी बना रहा है, अपना नेवी को ला करके ये खड़ा कर देता है। ठीक है, हम्बनटोटा, लेकिन ये भारत के लिए बहुत खतरा का बात है। नेक्स्ट, जुलाई 1983 में तमिल आतंकवादियों ने 13 सैनिकों को मार डाला। इस पर श्रीलंका की असली सेना पागल हो उठी और तमिलों की जंगलों में नरसंहार कर दिया गया। उनके घर और दुकान जलाए गए और भारत सरकार चुपचाप ये दृश्य देखते रही। इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तमिल समस्या के समाधान में भारतीय सहयोग। तमिल समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित कदम उठाए गए। 1983 में पार्थ सारथी भारतीय प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में कोलंबो बातचीत करने गए। 1984-85 में जयवर्धने और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच शिखर वार्ता हुई। तीसरा, श्रीलंका की सरकार शक्ति के बल पर तमिल समस्या को निपटाना चाहती है, जबकि भारत सरकार बातचीत के द्वारा। श्रीलंका की सरकार ने भारत की तमिलनाडु सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह उग्रवादियों की मदद कर रही है। 1987 में जाफना की आर्थिक नाकेबंदी की गई और सेना के द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से तमिलों का नरसंहार किया गया। पीड़ित और करहाते हुए भारतीय तमिलों के लिए भारत सरकार ने नौका द्वारा अनाज और दवा भेजने का प्रयास किया, लेकिन श्रीलंका सरकार द्वारा उसे रोक दिया गया और बाद में उसे हवाई जहाज के द्वारा भेजा गया, जिस पर श्रीलंका ने आक्रोश प्रकट किया और श्रीलंका की जातीय समस्या को भारत श्रीलंका समस्या में बदल दिया गया। नेक्स्ट, राजीव जयवर्धने समझौता 29 जुलाई 1987। तमिल समस्या के समाधान हेतु कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कोलंबो समझौता भी कहते हैं।
उसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया। उपद्रवग्रस्त उत्तरी प्रांत में 48 घंटे के भीतर युद्ध विराम, पहला पॉइंट। दूसरा, तमिल उग्रवादियों द्वारा 72 घंटे में हथियार डालना, दूसरा पॉइंट। तीसरा, उत्तरी प्रांत में एक द्विपक्षीय शांति सेना की स्थापना की जाए, थर्ड पॉइंट। चौथा, जनमत संग्रह कराना। पांचवा, आपका प्रांतीय परिषदों के लिए 3 महीने में चुनाव कराना। उत्तर पूर्वी प्रांत के लिए गवर्नर, मंत्री परिषद और विधान परिषद का गठन करना। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रांतीय परिषद के चुनाव के लिए भारतीय पर्यवेक्षक को बुलाना। नेक्स्ट, आपका तमिल उग्रवादियों की गतिविधियों को भारत सरकार प्रभावित नहीं करेगी। जो तमिल आतंकवादी होंगे उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। भारत में गैर शरणार्थियों को श्रीलंका सरकार वापस ले लेगी। उसके बाद श्रीलंका में गिरफ्तार राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में एक समझौता हुआ, कोलंबो समझौता, जिसके तहत अपनाया गया। दो से 3 बार वीडियो सुनना, आराम से याद हो जाएगा, एक एक वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, कृपया सपोर्ट करो। स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे को, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से आप देख रहे हो, क्या आपका फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, राजीव जयवर्धने समझौते को बेमिसाल और ऐतिहासिक समझौता कहा गया। राजीव गांधी के अनुसार यह 20वीं सदी की सबसे बड़ा समझौता है। यह समझौता श्रीलंका की एकता एवं अखंडता की गारंटी देता है। इस समझौते के अंतर्गत पूर्वी और उत्तरी प्रांतों को तमिलों का निवास क्षेत्र माना जाता है और उनके लिए निर्वाचित प्रांतीय परिषद, गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश की गई थी। देखो कैसे कैसे जो है सो कोई भी बात जो है सो तुल पकड़ती है। श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंहली जनता ने समझौते का तीव्र विरोध किया। ठीक है, तीव्र विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर क्या कहते हैं वो अगर श्रीलंका की प्रॉपर्टी में है तो ऑन डेट केस भारत के पर्यवेक्षक क्यों आएंगे भाई, वहाँ का अलग क्या कहते हैं प्रधानमंत्री क्यों रहेगा भाई। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को हर तरफ से सोचना है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं हो सकते कि एक तरफ से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हम लोगों का पॉइंट जो है वो हम लोगों को न्यूट्रल रह करके दोनों देशों के बारे में सोचना। अगर हम लोग विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो तभी हम लोग कोई भी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, जयवर्धने सरकार के प्रधानमंत्री प्रेमदास और आंतरिक सुरक्षा मंत्री अतुल मुदाली ने अपने को इस समझौते से अलग रखा। आलोचकों ने इसे सार्वभौमिकता के विरुद्ध तथा अपमानजनक समझौता कहा है। एक आलोचक ने कहा है कि सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर होने से समस्या का निदान नहीं होगा, इसमें हमें संदेह है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह समझौता भारत की कूटनीतिक सफलता है। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका में भारतीय शांति सेनाएं, पीस कीपिंग फोर्स। अब इसका भी कहानी सुन लो। ये जो समझौता हुआ राजीव गांधी और इसके द्वारा, उसी का ये क्या कहते हैं प्रतिफल निकल रहा है कि सिंहली जो है सो सपोर्ट उस समझौते को माने नहीं सिंहली जनता, और जो इसका मेजोरिटी रहेगा उसी की सरकार रहेगी। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था या सुरक्षा सलाहकार था वो इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं भैया हम तो साइन कर दिए हैं लेकिन हम इसको लागू नहीं करेंगे, ऐसे वैसे। तो अब श्रीलंका में भारतीय शांति सेनाएं के बारे में देखेंगे। तो राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेनाएं श्रीलंका भेजी गईं। शांति सेना का मुख्य उद्देश्य तमिल युक्त क्षेत्रों के गढ़ जाफना को घेर कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करना था, लेकिन तमिलों ने राजीव जयवर्धने समझौते को स्वीकार नहीं किया। फिर भी जाफना में भारतीय शांति सेना को भेजा गया, जिसमें हजारों जवान और तमिल भी मारे गए। सेना के एक अधिकारी ने इसे एक बेकार लड़ाई, वह भी दूसरों के लिए लड़ी गई, बताया। ठीक है,
बताएगा ही, क्योंकि भारत की सेना जा रही है वहाँ पर श्रीलंका में, जो काम श्रीलंका की सेना को करना चाहिए वो भारतीय सेना कर रहे हैं, और वो भी मार किसको रहे हैं, अपने ही आदमी को मार रहे हैं जिसका खून का रिश्ता है। ठीक है, जयवर्धने ने अपनी कूटनीति से भारतीय सेना को तमिल उग्रवादियों से भिड़ा दिया। सेना उन्हीं लोगों को मार रही थी जिनका भारत से खून का रिश्ता था। एक लेखक ने कहा है, श्रीलंका के सैनिक अपने पड़ाव पर आराम कर रहे हैं और भारतीय सैनिक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1988 में उत्तर पूर्वी प्रांत में चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन शांति सेना की देखरेख में किया गया। श्रीलंका की सरकार ने संविधान में 16वें संशोधन करके सिंहली भाषा के साथ साथ तमिल भाषा को भी राजभाषा में स्थान दिया। प्रेमदास के राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत सरकार से शांति सेना की वापसी का अनुरोध किया गया। अतः जनवरी 1989 से भारतीय शांति सेना भारत वापस होने लगी। इस प्रकार भारतीय शांति सेना तमिल समस्या को सुलझाने में असफल रही। अब हम लोग मोदी सरकार और भारत श्रीलंका संबंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इनकी विदेश नीति जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब एक्टिव विदेश नीति है, जो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव, वो एक्टिव विदेश नीति है। ठीक है तो इन्होंने जो है सो सब जो है सो देशों के साथ अपना संबंध सुधार रखा है। श्रीलंका पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मई 2014 में नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करके अपने कार्यकाल की शुरुआत की। यह सुझाव देते हुए कि पड़ोसियों के साथ संपर्क बनाया जाना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा हो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं किया हूँ। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और कृपया वीडियोस को सपोर्ट करो, स्टूडेंट सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो। मोदी के अनुसार भारत और श्रीलंका के संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की पड़ोसी पहले नीति है और सागर के सिद्धांत के अनुसार हम दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये जो सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये ऑल इन द रीजन का सेंस है जो आपका इंडियन ओशन के रीजन में आते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन के रीजन में आते हैं। ये सागर वो आपका है। ठीक है, सागर, ये फुल फॉर्म बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये मेनली इंडियन ओशियन रीजन में आपका जो आपका ये है उसके लिए। ठीक है, ये सिद्धांत एक बनाया गया भारत सरकार के द्वारा कि इनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। कोरोना काल में भारत सरकार श्रीलंका को दवा पहुंचाते रहे। अभी हाल में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट में भारत सरकार भी श्रीलंका के साथ खड़ी है और अनाज, तेल जैसे जरूरी सामान श्रीलंका को भारत से मिल रही है। भारत सरकार श्रीलंका के बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान का ऐलान किए हैं। राजपक्षे परिवार के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार भारत के मुकाबले चीन के नज़दीकी मानी जाती रही है। ठीक है, जैसा कि चीन को आपने दे दिया पोर्ट। लेकिन इस आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका सरकार भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। जब यहाँ पर इकोनॉमिक, अभी हाल में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद भारत से जो है वो रोटी, ऑयल ये सब जाने लगा, तब अब श्रीलंका गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि चाइना जो है वो किस तरीके से पॉलिसी खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोरोना काल में वो इतना क्या कहते हैं किसी देश को दे देता है पैसा कि वो पैसा फिर वो देश वापस करने की स्थिति में नहीं रहता। ऑन डैट केस उस देश में कुछ ना कुछ वो ले करके अपना क्या कहते हैं एक तरीके से उसको गुलाम कर लेता है। ये आज की क्या कहते हैं मॉडर्न जो है, मॉडर्न कॉलोनियलिज्म इसको हम कहेंगे।
ठीक है, ये एक तरह का से मॉडर्न कॉलोनियलिज्म का एक न्यू पार्ट। निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म ये जो चाइना कर रहा है इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। अभी भी निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अभी भी भारत श्रीलंका संबंध सामान्य नहीं है। श्रीलंका की सरकार बार बार यह आरोप लगा रही है कि तमिलनाडु में तमिल उग्रवादियों को प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है तथा आर्थिक सहायता भी दे रही है। वस्तुतः भारत श्रीलंका समझौता लागू करने के मार्ग में तमिल उग्रवादी तथा सिंहली उग्रवादी दोनों ही बाधक बने हुए हैं। जब तक तमिल समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक भारत श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कठिन है। राजीव गांधी की हत्या इस बात का प्रमाण है कि तमिल उग्रवादी और प्रवासी राजीव गांधी द्वारा भेजे गए शांति सेना से खुश नहीं थे। हजारों तमिलों को मौत के घाट उतारा गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तमिल जो संगठन थी, उग्रवादी संगठन लिट्टे, उन्हीं के क्या कहते हैं आदमी ने जो है सो राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया था जब वो तमिलनाडु की यहाँ पर साउथ में ही कहीं गए थे एक भाषण में, रैली में, तो उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। यही कारण था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई। यही कारण भारत और श्रीलंका मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं तो श्रीलंका सरकार को भारतीय प्रवासियों की नागरिकता, राजनीतिक अधिकार और उनका सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करना होगा, अन्यथा दोनों देशों के संबंध में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, कृपया मुझे सपोर्ट करें। ठीक है सारे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय videos।